शुरू करते हैं पहला चैप्टर फिजिक्स का। बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारा और बहुत आसान। पूरी फिजिक्स में 11वीं 12वीं और आगे जब भी आप पढ़ेंगे ना, इससे आसान कभी कोई चैप्टर नहीं होगा। पूरा थ्योरेटिकल बेस है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला चैप्टर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के टॉपिक से। तो टॉपिक हमारा चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार। एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि और सभी बुकों में इसको बहुत इलेबोरेट कर रखा है, और चैप्टर 1 से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं उनके नोट्स अब आपको इस चैप्टर में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में बताया कि ह्यूमन हैव ऑलवेज बिन क्रिटिसाइज अबाउट द वर्ड्स अराउंड दैम। इंसान ना हमेशा तरक्की की सोचता है, हमेशा नए से नई चीज़ें। द नाइट, और मतलब वो पूछ सोचता रहता है कि ऐसा क्यों है, रात में जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। एंड द रेगुलर रिपीटेशंस ऑफ द डे एंड नाइट, भैया ये दिन रात क्यों होते रहते हैं। और जितने भी साइकिल है, मतलब सीज़न है, कभी गर्मी आती, कभी सर्दी आती, कभी बसंत आती, क्यों आती है। इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब होता है हमारा ग्रहण, है ना। ग्रहण क्यों लगता है। ये सारी की सारी छोटी छोटी बातें हैं जो इंसान हमेशा सोचता है। द टाइड्स, टाइड्स का मतलब तूफान होता है। द वोल्केनो, वोल्को मतलब हमारा बवंडर या फिर चक्रवात होता है। द रेनबो यानी इंद्रधनुष, हैव ऑलवेज बिन सोर्स ऑफ वंडर, है ना। ये सारे के सारे इंसान के लिए एक आश्चर्य के कारण हैं। ठीक है, तो ये सारे की सारी बातें सिर्फ आपको साइंस में इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए है, ये एग्ज़ाम पर्पज से नहीं है। पर आपको इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर फिजिक्स के प्रति एक क्यूरियोसिटी डेवलप जरूर होती है। ठीक है, द वर्ड्स हैज़ अन astonishing variety of the materials and blowing the diversity of life and the behavior। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ना, वो नई नई डाइवर्सिटी को और नए नए बिहेवियर को सीखता जा रहा था, सीखता जा रहा है। द inquirings and the imaginative human minds have responded to the words and the ever of the nature of the different way। इंसान अपने दिमाग का प्रयोग करके आसपास की चीज़ों को, सभी आश्चर्य को जानना चाहता है, और उनके प्रकृति में होने वाले जितने भी तरीके हैं उन सभी को सीखना चाहता है। वन काइंड ऑफ द रेस्पॉन्स फ्रॉम द अर्लियर टाइम इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द फिजिकल इन्वायरमेंट केयरफुली, है ना। और इंसान जो है वो सब कुछ अपने आसपास के वातावरण से ही सीखा है, ऑब्जर्व करके सीखा है। बहुत बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन इंसान ने की, तब जाके उसे हर बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है। अब कहता है द ह्यूमन एंड बिहेवियर लेड्स इन द क्यूरियस ऑफ द टाइम। और इंसान का जो ये बदलाव है, जो बिहेवियर में बदलाव है, वो उसके अंदर क्यूरियसिटी से पैदा हुआ है। और टाइम टू टाइम इंसान की जो जिज्ञासा है वो बढ़ती ही जा रही है टू द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी का हमने निर्माण देखा है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि द वर्ड साइंस, साइंस कहाँ से आया है। ठीक, तो द वर्ड साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया। साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ब है, वर्ड नहीं है। यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि ये एक वर्ड है। ठीक है, और वो वर्ड हमें वर्ब है, वर्ड नहीं है। वर्ब मतलब क्रिया, और साइंटिया जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। ठीक, अब द संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड द अरेबिक वर्ड्स इल्म इज कन्वेइंग द सिमिलर मीनिंग। तो संस्कृत का जो शब्द होता है विज्ञान, और अरब का जो शब्द है इल्म, इन दोनों का एक ही अर्थ है, और वो क्या है, साइंस। ठीक है, साइंस तीन तरीके से, विज्ञान के रूप में अगर हम साइंस देखें तो विज्ञान में साइंस को विज्ञान कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि विज्ञान शब्द जो है वो साइंस से आया और संस्कृत से आया है, जबकि साइंस जो है वो साइंटिया से आया है। ठीक, और इल्म जो है वो एक अरब से आया हुआ शब्द है। तो साइंस इज अ ब्रॉड सेंस एंड द ओल्ड ह्यूमन स्पीसीज एंड द अर्लियर सिविलाइजेशन ऑफ द इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड द मैनी मोर अदर मैड वाइटल्स कंट्रीब्यूशंस टू इट्स प्रोग्रेस। इंसान के द्वारा
की जाने वाली जितनी भी तरक्की है, चाहे वो इजिप्ट में हो, भारत में हो, चाइना में हो, मेसोपोटामिया में हो, ये सारे की सारी जितनी भी सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया क्या है, एक सभ्यता है, तो उन सभी की जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो विज्ञान को सीखने में, वो बहुत अमूल्य और बेशकीमती है। From the 16th century, 16वीं शताब्दी onwards, the great strides were made in the science in the Europe, है ना। 16वीं शताब्दी के अंदर ही यूरोप के अंदर बहुत बड़ा क्या हुआ, इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी का जो स्टार्टिंग थी वो शुरू हुई। एंड द बाय मिडल ऑफ द 20th century, science has become the truly interesting international enterprises with the many culture and the country's contributions to its rapid growth। 16वीं शताब्दी के बाद और 12वीं सेंचुरी के बाद हुआ क्या कि इंसान धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के साथ सह संबंध बनाने लगा, और दूर दूर के जो देश थे वो एक दूसरे के साथ आए, जुटे, मिले, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, और शेयर करने की वजह से बहुत तेज़ी से रैपिड उनमें ग्रोथ हुई। अब बात करते हैं साइंटिफिक मेथड की। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? तो साइंस इज द सिस्टमैटिक अटेम्प्शन टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना। किसी भी प्राकृतिक परिघटना को एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखने की प्रक्रिया ही विज्ञान है। इन एज सच मैनी डिटेल इन द डेप्थ एंड एज पॉसिबल, और जितना गहराई हो सके उतनी गहराई, चाहे बाल की खाल निकालनी पड़ जाए। ओके, द एज यूज द नॉलेज सो गेन्स टू प्रेडिक्ट मॉडिफाइड एंड कंट्रोल फिनोमिना, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मतलब जो भी जानकारी है उसको और अच्छा और गणितीय रूप से और वैज्ञानिक कथन से उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी ऑल अराउंड। तो विज्ञान हमारे आसपास का प्रस्फुटन है, यानी कि आसपास जितने भी प्रयोग होते हैं, आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सभी को इलेबोरेटिंग करने का मेथड है या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रक्रिया है। द क्यूरियस टू लर्न, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासा, द क्यूरियस टू लर्न अबाउट द वर्ड्स यूनिवर्सली द सीक्रेट नॉल एंड द नेचर ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स डाउनवर्ड टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस। हम विज्ञान के अंदर जो भी चीज़ें सीखते हैं, है ना, वो सारे की सारी हमारी जिज्ञासा की वजह से ही हम सीखते हैं। बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता नहीं होती है तो इंसान आविष्कार भी नहीं करना चाहता, इसीलिए इंसान को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई, इंसान वैसे वैसे विज्ञान को सीखता गया। एंड द साइंटिफिक मेथड्स इन्वॉल्व द सर्वल इंटर कनेक्टेड स्टेप्स, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो जब भी कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 से 5 स्टेप की प्रक्रिया है। अब तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने टॉपिक की तो अब शुरू करते हैं इसके नोट्स। नोट्स में सबसे पहले हमने क्या समझा था, हमने समझा था टॉपिक एनसीईआरटी का साइंस। तो साइंस के लिए देखिए कितना प्यारा से समझाया कि साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, जानकारी है अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमिना, किसके बारे में, अलग अलग प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में, विच इज ऑब्टेन्ड बाय केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन, और वो कहाँ से मिलेंगी, केयरफुल का मतलब होता है बहुत ध्यानपूर्वक ली गई ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेट रीजनिंग के द्वारा। ठीक है, तो विज्ञान क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसमें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फिनोमिना को बहुत केयरफुली, उसके एक्सपेरिमेंटल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और उसकी एक्यूरेट रीजनिंग देते हैं। अगली बात आती है कि साइंस कहाँ से निकला है, तो साइंस संस्कृत शब्द, है ना, संस्कृत शास्त्र से निकला है, और संस्कृत का जो शब्द है विज्ञान, साइंस जो है वो वर्ड विज्ञान जो शब्द है वो हमारा संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। और अरब के अंदर जो एक शब्द आता है इल्म, है ना, ILM, इल्म, वो भी एक ही मीनिंग को बताता है, और वो क्या है, ऑर्गेनाइज नॉलेज। ठीक है, यहाँ शास्त्र की जगह क्या है, संस्कृत वर्ड शास्त्र, हाँ शास्त्र भी कह सकते हैं, पर शास्त्र जो है वो विज्ञान है। ठीक है ना, तो विज्ञान शास्त्र जो था वो हमारा
साइंस बना। ओके, अब दो प्रकार की साइंस होती हैं। तो पहला तो होता है बायोलॉजिकल साइंस। कौन सा होता है? बायोलॉजिकल साइंस, द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द लिविंग थिंग्स, है ना, आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। तो वह विज्ञान जिसमें हम जीवों के बारे में समझते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस कहलाती है। दिस साइंस इंक्लूड बॉटनी, जूलॉजी, ओरिएंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोपोलॉजी, है ना, फैसिनेटिंग साइंस। तो ये सारे के सारे जो जो मैंने शब्द बोले ये विज्ञान की शाखा है। बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों संबंधित आता है, जूलॉजी के अंदर हम जीव विज्ञान संबंधित बात करते हैं, ओरिएंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एंट्रोपोलॉजी ये सारे के सारे जीव विज्ञान के बहुत बारीक और छोटे छोटे हिस्सों को बताते हैं, कोई हड्डी के लिए तो कोई मांसपेशियों के लिए। और देखिए फोरेंसिक साइंस, ये फोरेंसिक साइंस आपने देखा होगा डिटेक्टिव्स यूज़ करते हैं किसी व्यक्ति को पकड़ने में या किसी सच्चाई का पता लगाने के लिए, इस प्रकार की विज्ञान का यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे बायोलॉजी की शाखा है। पर दूसरा जो साइंस होती है वो होती है फिजिकल साइंस। ठीक, फिजिकल साइंस में क्या सीखते हैं हम? तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ वेरियस सब्सटेंस। उसमें मतलब दो शाखाएं, दो हिस्से आते हैं, पहला तो आता है केमिस्ट्री और दूसरा आता है फिजिक्स। फिजिकल साइंस के दो हिस्से हैं, पहला केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स। ओके, जबकि आप केमिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे, फिजिक्स अलग से पढ़ेंगे और बायोलॉजी अलग से पढ़ेंगे। पर चिंता मत करिए, देखिए फिजिक्स के फिजिकल साइंस में दो हिस्से आते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, प्रत्येक सब्सटेंस का अध्ययन, इट्स स्ट्रक्चर और उसकी आकृति का अध्ययन, एंड कंपोजिशन और उसकी बनावट, किस चीज़ से वो बना है, एंड द चेंज इन विच इट टेक पार्ट्स, और वह जिसमें कि उसमें बदलाव होता है, उन सभी का अध्ययन करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल वर्ड्स विच डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान वह शाखा है। अब फिजिक्स में किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, इसने यही बताया कि फिजिक्स के अंदर हम टाइम का अध्ययन करते हैं, मोशन का अध्ययन करते हैं, मैटर यानी पदार्थ का अध्ययन करते हैं, एनर्जी का अध्ययन करते हैं, रेडिएशन का अध्ययन करते हैं, है ना। रेडिएशन का मतलब विकिरण, जैसे ही कोई भी रेडिएटिव सब्सटेंस जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जो भी है, उनको अगर ज़मीन पे गिरा दे तो वो थोड़ी देर में उड़ जाता है। तो उन सब के बारीकियों से समझना कि वो कितने समय में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा या उसका लाइफ टाइम कितना है, ये सारे का सारा विज्ञान हमारा फिजिक्स के अंदर आता है और इस विज्ञान को फिजिकल साइंस के नाम से जानते हैं। एंड अदर फिजिकल साइंस इंक्लूड जियोलॉजी, जियोलॉजी और जियोग्राफी। देखिए जियो का मतलब होता है ज़मीन से संबंधित, है ना, जिसमें हम सिस्मोग्राफी या फिर भूकंप से संबंधित सारी बात याद करते हैं। पर जियोग्राफी एक ब्रॉड सेंस है, जियोग्राफी भी बहुत बड़ा विषय है, इसके अंदर भी बहुत सारी जानकारियां हम फिजिक्स की लेते हैं, जिसमें हम वातावरण का, मौसम का, है ना, और चक्रवात का, सुनामी का, इन सब के बारे में समझते हैं। साथ ही साथ देश का, प्रदेश का, उसका भौगोलिक आकार कैसा है, क्यों है, किस कारण से है, कितने साल से है, ये सारी की सारी जानकारी ज्योग्राफी में होती है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम अंतरिक्ष में उड़ने वाली चीज़ें या अंतरिक्ष में दिखने वाले वस्तुओं के बारे में समझते हैं, चाहे वो तारा हो, ग्रह हो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, है ना, ये ज्योतिष शास्त्र होता है। ओशियनोलॉजी, ये समुद्र से संबंधित विज्ञान होता है। तो ये सारे के सारे विज्ञान हम सीखते हैं। आगे हमने जो पढ़ा था उसी के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी विज्ञान की थ्योरी ना मॉडिफाई होती रहती है। इसका उदाहरण दे रखा है कि न्यूटन ने मैकेनिक्स के कुछ सूत्र दिए और सूत्र देने के बाद कहा कि भाई ये सारे के सारे ना परफेक्ट हैं। और न्यूटन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके सामने कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाता था। तो न्यूटन की जो बात थी वो सिर्फ हमारे नॉर्मल डेली लाइफ के लिए तो काफ़ी पॉसिबल थी, काफ़ी रियलिस्टिक थी। पर जब बात हो रही थी स्पीड ऑफ लाइट की, यानी कि सूरज की जितनी तेज गति की, तो उस समय न्यूटन की फिजिक्स फेल हो जा रही थी। पर किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसा दम नहीं था कि वो उसको अपनी बात को समझा सके। इसीलिए देखिए, पर सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही बताया कि भैया आपके जो कंसेप्ट हैं वो बेसिक लेवल के तो ठीक है पर आगे के वो खराब हैं। तब एक नई फिजिक्स की जन्म हुआ जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो इसको दोबारा से पढ़ देता हूँ। व्हेन एवर द मॉडिफिकेशन ऑफ अ थ्योरी इज फेल टू अकाउंट फॉर अ न्यू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कोई भी न्यू थ्योरी इसीलिए दी जाती है क्योंकि पुरानी जो थ्योरी होती है वो अपने ज्ञान को पूरी तरह नहीं बता पाती। जैसे भैया हमने 10वीं के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा जो डॉबर्नियर ट्रिक है
डॉबरनियर ने पीरियोडिक टेबल में बताया कि भैया त्रिक के सिद्धांत के अनुसार एलिमेंट रखे होते हैं। उसके बाद ऑक्टेट रूल आया, उसने कहा नहीं नहीं डॉबरनियर गलत कह रहा है, ये रूल तो इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। और डॉबरनियर को भी और ऑक्टेट को भी गलत करते हुए मेंडल सॉरी हाँ, इसने क्या नाम है, मेंडल ने बताया कि जो आपने जो प्रेडिक्ट टेबल दी है वो भी गलत है। फिर और अच्छी न्यू मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल आई। तो इस तरीके से प्रेडिक्ट टेबल हर बार बदलती जा रही हैं, ठीक है। यहाँ उसका संदर्भ दिया जा रहा है कि उसी के आधार पर फिजिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि पुरानी थ्योरी जब किसी नई समस्या को हल नहीं कर पाती तो उसके लिए उस थ्योरी को चेंज कर दिया जाता है और नया कंसेप्ट ला दिया जाता है। याद रखना है, साइंस इज एवर डायनेमिक, साइंस हमेशा बदलने वाली वस्तु है। पर देखिए साइंस जो प्रक्रिया है वो नहीं बदलती, जो उसको एक्सप्लेन करने के मेथड है ना सिर्फ वो बदलते हैं। जैसे कि सूरज का जो चमक रहा है उसकी जो ब्राइटनेस है उसका कारण नहीं बदल रहा, बस ये कि उसको एक्सप्लेन किया तरीके से किया जा रहा है, वो मेथड जरूर बदलता है। तो न्यूटन ने जो मैकेनिक्स बताया था कुड नॉट एक्सप्लेन सम बेसिक फीचर ऑफ एटॉमिक फिनोमिना। जब बहुत बारीक और बहुत छोटे लेवल की या बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की स्पीड के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस समय न्यूटन की जो मैकेनिक्स है वो पूरी तरह फेल हो गई। एज द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट explanation the photoelectric effect and the resulting in the developments of the entire new theory, और जिसकी वजह से एक नई थ्योरी का जन्म हुआ और वो थ्योरी थी क्वांटम मैकेनिक्स, और जिसकी वजह से आज हम माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। जितने भी माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना हैं उन सब का बारीकी से समझ सकते हैं, चाहे वो एटॉमिक लेवल पे हो और चाहे वो कोई भी बारीक या छोटे लेवल के हों। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप फिजिक्स के कोई भी सवाल करोगे, जब भी फिजिक्स आप पढ़ोगे तो फिजिक्स के अंदर परफेक्ट अंग्रेजी का हिंदी अनुवादन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और अगर करना है, अगर आपका शौक है तो आप NCERT फिजिक्स की जो हिंदी की बुक है वो खरीद सकते हैं, पर गलती से डिक्शनरी लेकर मत बैठना। हाँ, कुछ टॉपिक या कुछ एक दो हो सकते हैं, दो की पूरी एक बुक में या तीन चार छोटे छोटे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कठिन हो सकते हैं, पर सारी बुक कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है इसकी इंग्लिश। सिर्फ साइंटिफिक टर्म्स को आपको ध्यान रखना है और मैं टाइम टू टाइम उन सभी साइंटिफिक टर्म को आपको बताऊंगा। आगे समझते हैं इंटरप्ले बिटवीन द थ्योरेटिकल मॉडल एंड एक्सपेरिमेंट्स। इंटरप्ले का मतलब होता है इनके बीच में, है ना, थ्योरेटिकल मॉडल और एक्सपेरिमेंट के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो इंटरप्ले यानी कि रोल, क्या क्या रोल है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल का। तो हमने बहुत सारी जगह ऐसा सजेस्ट किया था, ऐसा देखा था। 1911 में रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि न्यूक्लियर मॉडल होता है एटम का। और उसने बेसिक क्वांटम थ्योरी हाइड्रोजन के एटम के बारे में नहीं बता पाया, इसीलिए नील बोर ने 1913 में उसी बात को बता दिया। ठीक, और उसी तरह कुछ थ्योरी ऐसे थी जो कि हमें एडवांस के अंदर ही प्रिडिक्ट करवा दी गई थी। जैसे कि यहाँ पर बताया था कंसेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल्स वाज इंट्रोड्यूस थ्योरेटिकल बाय द पॉल डायरेक इन 1930, है ना। और जबकि द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन बाय कार्ल्स एंडरसन। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हम थ्योरी जो होती है वो एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी प्रोडिक्शन या हमारा अंदाज़ा जो हम लेके चलते हैं वो गलत हो जाता है, कई बार हमारा अंदाज़ा ठीक भी हो पाता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार की बातें हैं, चाहे वो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट बनाया जाता है तो उसके लिए, है ना, उनमें कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं जिस पर हमारी बुक है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है और फिजिक्स को कैसे समझा जा सकता है। तो द वर्ड फिजिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है भैया, साइंस जो था ना वो लैटिन वर्ब से था। साइंस क्या था, एक वर्ब था, याद रखना, साइंस वर्ब है जबकि फिजिक्स एक क्या है, वर्ड है। फिजिक्स शब्द है, साइंस वर्ब यानी क्रिया है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द फिजिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और जिसका मतलब होता है नेचर। फिजिक्स को ही नेचर समझ लीजिए, यानी कि वास्तव में जिसे हम भगवान, परमात्मा, परमेश्वर अलग अलग नाम से जानते हैं, सच्चाई यही है कि वही नेचर है और नेचर के सिवा कुछ नहीं है। ओके, यानी कि फिजिक्स असलियत में भगवान या फिर नेचर का स्टडी ही है।
क्योंकि जो अंधविश्वासी लोग होते हैं वो उसे भगवान का नाम देते हैं, पर वास्तविकता ये है कि वो नेचर ही होती है। द वर्ड्स विच वाज introduced by the ancient scientific Aristotle in the year 1350 BC, है ना। और ये शब्द कौन सा, फिजिक्स का जो शब्द है, ये अरिस्टोटल नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने 350 बीसी में दे दिया, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। अब संस्कृत का जो इक्विवेलेंट ऑफ द फिजिक्स इज द भौतिका, है ना। तो संस्कृत का एक शब्द है भौतिक, और वो बिल्कुल फिजिक्स की इक्विवेलेंट है, यानी कि भौतिक संस्कृत शब्द से निकला है और उसका अर्थ होता है फिजिक्स। तो हमारा जो भारत है वो बहुत पहले से फिजिक्स को जानता है, गहराई तरीके से जानता है, जो पूरा विश्व को आज समझ में आ रही है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ एंड लॉ ऑफ नेचर एंड द मैन्युफैक्चर्स ऑफ वेरियस नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स क्या है, यहाँ है उसकी परफेक्ट डेफिनेशन, ये आपको याद करनी है। ठीक है। अभी तक थोड़ा बहुत बस एक साइंस की डेफिनेशन याद करनी थी और एक फिजिक्स की डेफिनेशन याद करनी है कि फिजिक्स क्या है। कोई भी पूछ सकता तो आपको बताना पड़ेगा। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशंस इन द वेरियस नेचुरल फिनोमिना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाले सभी परिघटनाओं का बारीकी से अध्ययन करते हैं, अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इट कंसर्न विद द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद द मैटर्स और एनर्जी, और इसके अंदर दो चीज़ का इंट्रैक्शन होता है, मैटर का और मैटर और एनर्जी का। इट डील्स विद द वेरियस फीचर ऑफ द नेचर वर्ड सच एज द स्पेस टाइम मोशंस एनर्जी रेडिएशंस। ठीक है। और इसी के अंदर हम अलग अलग चीज़ों के बारे में समझते हैं कि भैया स्पेस क्या होता है, अंतरिक्ष क्या है, समय कैसे चलता है ना, और गति क्या है, ऊर्जा क्या है, विकर्णन क्या है। फिजिक्स के अंदर जो फंडामेंटल सारे साइंस, यानी कि जितनी भी अलग अलग प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, उन सभी को अध्ययन करने के लिए जिस विज्ञान का हमें सहारा लेना पड़ता है वही है चैंपियन फिजिक्स। ठीक है। वही हमारा फिजिक्स है। तो फिजिक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो नेचर का अध्ययन होता है और हम नेचर में ही रहते हैं। नेचर से अलग हट जाएंगे तुरंत मर जाएंगे। अगली बात करते हैं, द टू बेसिक क्वेस्ट इन द फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेस्ट या इंटरेस्टिंग टर्म्स क्या है। तो फिजिक्स में जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें दो शब्द आते हैं। पहला आता है यूनिफिकेशन, दूसरा आता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, और एक बार इसकी इंग्लिश में समझते हैं कि फिजिक्स अटेम्प्ट मेड विद द एक्सपेरिमेंटल वेरियस फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ द जस्ट फ्यू कंसेप्ट। और याद रखिए ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके लिए है और इसको आप जरूर लिखकर याद कर लीजिए। ओके। इससे पहले वाला तो फिर भी नहीं पूछा जाएगा, पर ये जरूर 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 पूछा जाता है कि फिजिक्स के अंदर दो बेसिक क्वेस्ट क्या है। तो दो क्वेस्ट का मतलब दो बहुत ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी खोज क्या है। तो फिजिक्स की सबसे बड़ी खोज यही है कि फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि एक ही चीज़ को डिफाइन करने, मतलब एक जैसी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हम सिंगल टर्म्स का यूज करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे कि अर्थ समझाता हूँ कि इसने बताया कि द अटेम्प्ट मेड बाय द एक्सपेरिमेंटल वेरियल फिजिकल फिनोमिना इन द टर्म्स ऑफ द जस्ट कंसेप्ट एंड द लॉ वी ट्राई टू सी द फिजिकल वर्ड्स एंड द एज अ मैनिफेस्टेशंस एंड द सम यूनिवर्सल लॉ। फॉर एग्जांपल सम same Newton's law of the gravitations can use to describe the motions of a body falling through the earth and the motion of the moons around the earth and the planet around the sun। भैया देखो, जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो बल दो पिंडों के बीच में लग रहा था, तो बल आपस में एक दूसरे को आकर्षित करना होता है, ये बल है ना। और दूसरा बल की बात कर रहा है कि एक सूरज है, एक चांद है, चांद सूरज के चारों तरफ घूम रहा है और चांद सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, और पृथ्वी भी सूरज हमारे चांद जो है पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा है और पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। तो ये जो बल है जिसने चांद को पृथ्वी की तरफ खींचा, है ना, या फिर चांद को सूरज की तरफ खींचा, वो बल भी वही बल है। यानी कि बल जो शब्द है, जो फोर्स जो टर्म है,
वो यूनिवर्सल है, वो एक ही चीज़ है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम कोई बदलाव नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, जितनी भी प्रकार की बल है उन सभी को एक ही ढर्रे से या फिर एक ही दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई नई थ्योरी या नया कंसेप्ट ना देकर पुरानी जानकारी का प्रयोग करके अपने आवश्यकताओं और समस्याओं को छोटा करना चाहते हैं, और इसी का मतलब होता है यूनिफिकेशन। अब अगला आता है रिडक्शनिज्म, संकुचित करना, यानी कि अनदर अटेम्प्ट टू मेड इन द फिजिक्स टू एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। यानी कि मैक्रो का मतलब होता है बड़े, बड़े सिस्टम को छोटे कंस्टिट्यूएंट्स की सहायता से पढ़ना ही रिडक्शनिज्म है, ठीक है। जैसे किसने कहा कि थर्मोडायनेमिक के अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पर पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक का मतलब एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम टेम्परेचर और टेम्परेचर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, एंट्रोपी हो, एंथैल्पी हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, ये सारे के सारे छोटे छोटे टर्म पढ़ते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसको कितने समय बाद वो आग लग जाएगी, है ना, कितनी देर बाद उसका एटम निकल कर बाहर उसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, कितनी देर में एटम टूट जाएगा, कितनी कम से कम ऊर्जा प्रोवाइड करा दें कि वो ऑटोमेटिक आग पकड़ ले। तो ये सारे की सारी जानकारी थर्मोडायनेमिक में दी जाती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया थर्मोडायनेमिक के अंदर जैसे कि हमने क्या किया कि किसी एक चीज़ तक पहुंचने के लिए अलग अलग चीज़ों का सहारा लिया। जैसे हमने क्या समझा कि जो वर्क जो होता है वो हमारा फोर्स इनटू क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स जो होता है वो हमारा क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यहाँ पर डायरेक्ट मास इनटू एक्सेलरेशन में जो बदलना है वो हमारे पुरानी जानकारी की सहायता से ही हो रहा है। तो ये यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि जो पिछली एक्सपेरिमेंटल जो कंपोनेंट था, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके, है ना, कोई नया फार्मूला ना तैयार करके, एक दूसरे से कनेक्ट करके पिछले फार्मूले से ही एक नया फार्मूला तैयार करके अपनी समस्या को हल करना ही रिडक्शनिज्म कहलाता है, ठीक है। अब देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक में तो क्या चाहते हैं हम कि अलग अलग फोर्सेस जो हैं वो एक ही रहें, वो बदले ना, जहां पर भी फोर्स शब्द आए उसका एक ही अर्थ निकला जाए, या तो वो खिंचाव होगा या धक्का होगा, खिंचाव या धक्का, उसी को फोर्स कहते हैं, उसी को बल कहते हैं। परंतु अगर हम रिडक्शनिज्म की बात करें तो बहुत सारे फार्मूलों को ना इजाद करके हम एक या दो फार्मूले को जो पुराने वाले हैं उन्हीं को आपस में रिलेट करें, और रिलेट कर कर हम जो फार्मूला तैयार करेंगे वो हमारा रिडक्शनिज्म मेथड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप का मतलब होता है कि फिजिक्स का इंटरेस्ट, फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, या फिर फिजिक्स जो है उसमें क्या क्या स्कोप है, फिजिक्स जो है वो कहाँ कहाँ हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है, इसी टर्म को हम बोलते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स का क्या स्कोप है भैया, तो इसने कहा कि इट गवर्न्स बाय वन और मोर अदर फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, है ना। इसमें बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत जुड़े होते हैं। देखो ये प्रिंसिपल अलग है और जो आपका जो प्रिंसिपल होता है वो अलग है। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और इस वाले जो हमारे जो स्कूल वाला प्रिंसिपल है उसका अर्थ होता है प्रधानाचार्य। इन दोनों बातों को ध्यान रखना। वन वे टू गेटिंग द आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ द फिजिक्स इज टू लुक एट इट्स वेरियस सब डिसिप्लिन। यदि हम फिजिक्स के अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों को देखें तब हम फिजिक्स की वास्तविक ज़रूरत को समझ पाएंगे। द अनदर वे टू लुक द वेरियस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड इन द फिजिकल क्वांटिटी डील्स विद द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना। तो हम अलग अलग मैग्नीट्यूड देखते हैं, अलग अलग आकार देखते हैं, अलग अलग परिमाप देखते हैं। क्या कैसे कैसे परिमाप देखते हैं, तो इसने कहा कि भैया दो प्रकार के परिमाप देखें। एक तो मैक्रो, मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा, जैसे कि हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी का आकार या पृथ्वी का भार कितना बड़ा है हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। वास्तव में हमारे पास ऐसा कोई तराजू नहीं है कि पृथ्वी को तौल सकें। बस हम फिजिक्स के फार्मूलों की सहायता से जब उसको स्टडी करते हैं तो वो हमारा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की ब्रांच बन जाता है। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब बिल्कुल एटॉमिक लेवल, बहुत छोटे से छोटा लेवल,
ठीक है। पर यहाँ पर फिजिक्स में देखिए क्लासिकल फिजिक्स जो है, जो न्यूटन की जो फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्रोस्कोपिक वो फिजिक्स होती है जो हमारे डेली लाइफ में है। जैसे कि हमारी साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चला ली, एरोप्लेन चला ले, सारे के सारी चीज़ें हमारे न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानी जाती हैं, जो न्यूटन की दी गई थ्योरी पर पूरी तरह खरा उतरता है ना। लेबोरेटरी टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, इट इंक्लूड द ब्रांच लाइक द मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। देखिए ये जो छोटे छोटे शब्द आपके सामने आ रहे हैं ना, अब इन सभी का अर्थ होता है फिजिक्स की शाखाएं। और कौन कौन सी शाखाएं? मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति मूव करता है, गति करता है, चलता है, फिरता है, दौड़ता है, तो उसमें मैकेनिक्स लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूटन के सारे फार्मूले यूज होते हैं, और साथ ही साथ रिलेटिविटी के कंसेप्ट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिए थे वो यूज होते हैं। और टिप्स का मतलब होता है कांच और कांच से संबंधित फिनोमिना, जहाँ पर हम लेंस की बात करते हैं, जहाँ दूरदर्शी की, टेलीस्कोप की बात करते हैं, वो हमारा ऑप्टिक्स है। जैसे पानी के अंदर कोई हम अपनी उंगली देते हैं तो भैया उंगली ऊपर से देखते हैं तो वो टेढ़ी नज़र आती है, मोटी नज़र आती है। ये सारे के सारे ऑप्टिक्स में होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जिसके हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसके अंदर हम करंट, बिजली, इन सब के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये सारी के सारी फिजिक्स हमारी क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। ओके, अगला आता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की दूसरी शाखा, और फिजिक्स की बहुत माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना, बहुत बारीकी से जब हम जिसको ध्यान से देखते हैं, जिसमें हमारा मिनट स्केल ऑफ एटम होता है, और मोलिकुलर एंड न्यूक्लियस, है ना, मोलिक्यूल्स और न्यूक्लियस की हम बात करते हैं। जब भी न्यूटन की फिजिक्स की बात होती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस और बहुत छोटे और बारीक लेवल पर बात नहीं आती है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा बड़े की बात होती है। मैकेनिक्स डील्स, अब देखिए अब ये क्या कर रहा है कि एक एक करके, यहाँ तक तो इसने वो बात बताई, अब एक एक करके मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ द बॉडी, मटेरियल बॉडी एट लो स्पीड, है ना। लो स्पीड में जब कोई बॉडी घूम रही होती है तो मैकेनिक्स का वो भाग बनती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के लॉ पर डिपेंड करता है। भैया जब मैं भाग रहा होता हूँ तो उसमें क्या होता है कि गुरुत्व बल भी लगता है, साथ ही साथ नीचे घर्षण बल भी लगता है, साथ साथ हवा का दबाव भी लगता है ना। जैसे कि आप देखो, आपने साइकिल चलाते हो और हवा एकदम से तेज चल जाए तो साइकिल आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है हवा तो, और उसी दिशा में चली जाए जिस दिशा में साइकिल आपकी भाग रही है, तो आपकी स्पीड डबल हो जाती है। तो ये क्या है? ये सारी की सारी मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स हमारा न्यूटन का फिजिक्स है। अब देखिए रॉकेट का propulsion, रॉकेट propulsion का मतलब रॉकेट कैसे उड़ता है। इक्विलिब्रियम ऑफ द रोड, अगर कोई रोड को हवा में छोड़ दें तो वो एकदम से रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, हिलने के बाद, तो वो कैसे होता है। और अंडर द लोड, और प्रोपोगेशन ऑफ द वाटर वेव, साउंड वेव, एयर एंड स्टडी इन द मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर ये सारी चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा समझना जरूरी है। ऑप्टिक्स क्या होता है? तो ऑप्टिक्स भैया हमने बताया था ना कि प्रकाश और प्रकाश से संबंधित जितने भी फिनोमिना हैं या फिर जितने भी समस्याएं हैं, उन सभी का अध्ययन करना ही हमारा ऑप्टिक्स कहलाता है। चाहे वो मिरर हो, चाहे लेंस हो, कलर फिल्म हो, ठीक है। ये सारे के सारे चरम कलर्स इन द थिन फिल्म, थिन फिल्म मतलब पतली पन्नी या फिर पतली कोल्ड फिल्म या फिर पतली कोई भी वस्तु है, उसका कलर क्यों होता है, उसका कारण ऑप्टिक्स के अंदर ही दिया जाता है। थर्मोडायनेमिक क्या होता है? ब्रांच, है ना, विद द मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। देखो ये मैक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत बड़े बृहत लेवल की बात होती है। जैसे कि अब आप गर्म ठंडा महसूस करते हैं, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, और एक्सटर्नल वर्क एंड हीट। भैया देखा होगा कि आपका जो मोटरसाइकिल है वो एकदम से ही बस आपने ऑन किया और एकदम से कान ऐठा और फटाक से चल दी, तो वो क्या है? वो हमारी थर्मोडायनेमिक है। अगला आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम मैग्नेटिक्स की बात करते हैं, जिसमें हम करंट की बात करते हैं, रुके हुए कूलम्स लॉ की बात करते हैं, ओस्टेट्स लॉ की बात करते हैं, एम्पियर लॉ की बात करते हैं, फैराडे लॉ की बात करते हैं। ये सारे के सारे छोटे छोटे लॉ हैं, इनकी जानकारी इस चैप्टर में दी जा रही है, मात्र जानकारी दी जा रही है। जानकारी और विज्ञान दो अलग अलग बातें हैं। विज्ञान जानकारी नहीं है, विज्ञान जानकारियों का क्रमबद्ध ज्ञान है जिसका प्रयोग हम अपने जीवन में कर सकें, ठीक है। वो ज्ञान नहीं जिसको सिर्फ हम सुन सकें या डाटा बनाकर रख सकें, ठीक। अगली बात आती है कि इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स लाइक द मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड्स, प्रोपगेशन ऑफ द रेडियो वेव थ्रू द एटमॉस्फेयर। अगली बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो देखिए जितने भी अभी हम आपसे सामने बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे
फिजिक्स की शाखाएं हैं, फिजिक्स के छोटे छोटे हिस्से हैं। जैसे कि आपके शरीर के छोटे छोटे अलग अलग अंग होते हैं ना, हाथ पांव आँख नाक मुंह होठ, ये सारे के सारे उसी तरीके से हमारे फिजिक्स के अंदर भी छोटी छोटी सब ब्रांचेस होती हैं। और उनके अंदर भी अगर आप और फर्दर प्रोसीड करेंगे, एमएससी और पीएचडी लेवल तक जाएंगे, तो और छोटी छोटी ब्रांचेस आएंगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स डील्स विद द सब माइक्रोस्कोपिक, देखो बहुत छोटे छोटे लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। ऊपर जो हो रही थी वो मैक्रोस्कोपिक की बात हो रही थी, बड़े बड़े लेवल की बात हो रही थी, हमारे डेली मर्रा की रोजमर्रा जीवन की जो काम थे उनकी बात हो रही थी। पर अब बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। इसके अंदर क्या हो रहा है? डील्स विद द microscopic particles like the atom, nuclear and interaction of the projectiles like the electron, proton। ठीक है भैया, देखो हमारा जो टीवी है, टीवी के अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है और जिसकी वजह से हमारा टीवी की डिस्प्ले पर पड़ता है, और डिस्प्ले के अंदर लिक्विड क्रिस्टल की वजह से फटाक से हमें दिख जाता है और चलचित्र चलते हुए नजर आते हैं। तो ये सारे के सारा जो ज्ञान था वो क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से डेवलप हुआ। मात्र सिर्फ टीवी ही नहीं, ना जाने असंख्य इतने सारे बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से सिद्ध हुए। अगला है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स का ही हिस्सा है, पर उसको अलग से पढ़ा जाता है। इट इज़ द थ्योरी इन वेरियस इन द नेचर, है ना। जो हमारे प्रकृति में जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनको देना ही रिलेटिविटी है। यानी कि एक रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर पृथ्वी पर आप खड़े हैं और बाहर अंतरिक्ष को देख रहे हैं, या फिर अंतरिक्ष में बाहर कहीं खड़े हैं पृथ्वी को देख रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें हमें अलग अलग प्रकार से दिखाई देती हैं, और वही रिलेटिविटी है। जैसे कि चांद का कटना, कई बार चांद हमें पूरा दिखता है, कई बार चांद हमें अधूरा दिखता है, कभी बहुत छोटा हो जाता है, ये सारे के सारे रिलेटिविटी हैं। deals with the motion of the particles with the speed comparable with the speed of light। पर यहाँ सबसे सबसे जरूरी बात क्या है कि रिलेटिविटी तभी काम आता है जब कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चल रहा हो, है ना। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से इतनी तेज होती है कि वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इतना तेज कि आपके आंखों के सामने से पता ही नहीं चलेगा कि कब वो चला गया। क्योंकि हमारी आंख जो होती है वो 1 सेकेंड के 16वें हिस्से में अगर कोई चीज़ हमें दिख जाए तब तो वो समझ जाती है कि हाँ भाई कुछ है। पर अगर एक वस्तु हमारी आंख के सामने से 1/16 सेकंड से भी ज़्यादा जल्दी से निकल जाए, हमें दिखाई ही नहीं देगा कि क्या चला गया। समझ गए बात? अगला कह रहा है कि फिजिक्स का जो एक्साइटमेंट है ना, एक्साइटिंग फील्ड है, उसके अंदर एक नया डोमेन भी बना जिसका नाम है मीजोस्कोपिक फिजिक्स। कैसा फिजिक्स है वो? मीजोस्कोपिक फिजिक्स, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, जो इन दोनों के बीच का हिस्सा है। माइक्रो मतलब बहुत छोटे लेवल, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा तेज स्पीड की बात करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वस्तुओं की बात करते हैं, या बिल्कुल एटॉमिक लेवल की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब हमारे डेली जीवन में काम आने वाली रोजमर्रा की जितनी भी आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वो मैक्रोस्कोपिक कहलाती हैं डोमेन में। अब इन दोनों के बीच में बात करते हैं जिसके अंदर हम फ्यू 10,000, है ना, और कुछ हजार एटम्स या फिर मोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मोलिक्यूलर फिजिक्स जो होता है ना, मोलिक्यूलर फिजिक्स जो हमारा आता है वो हमारा मेसोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आता है। ठीक, तो मेसोस्कोपिक फिजिक्स के बाद अगर बात करते हैं कि भैया फिजिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ट्रूली वाइड है। ट्रूली का मतलब सच में बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इतना विस्तृत है कि इसके अंदर मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी सब बहुत छोटी से छोटी भी हैं, बहुत बड़ी से बड़ी भी हैं। यानी कि हम अपने आसपास में इतने छोटे छोटे चीज़ों को देखते हैं, इतने कम ग्राम के होते हैं, और कोई इतने बड़े बड़े होते हैं जैसे कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा पृथ्वी, है ना। जैसे कि इसने लिखा कि 10⁻⁻30 kg। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है। 10⁻30 kg थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ओके। और 10 की पावर लगभग 15, इस तरीके से यूनिवर्स का जो मास है, ओके। ये मैंने अंदाज़ा बताया, आप एनसीईआरटी में एक बार करेक्ट कर लेना। तो ये यहाँ पर आपको क्या बात बताई जा रही है कि अलग अलग प्रकार की लंबाई आप यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर का साइज हो, ओके, चाहे वो हमारा टाइम वेरिएशन हो। जो ये आपके सामने लिखा हुआ है ना,
-22, इसका मतलब होता है इस तरीके से, 10⁻−22 है, ये लिखते समय एरर हुई है। ओके, इसको अभी हम करेक्ट कर लेंगे। तो एवरी डे फिनोमिना लाइज इन द मिडल रेंज। तो जो भी हमारे आसपास में हो रही है वो सारे के सारे हमारे फिजिक्स के स्कोप हैं। फिजिक्स में मज़ा है, फिजिक्स का जो इंटरेस्ट है वो इसी वजह से, क्योंकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम फिजिक्स के अंदर समझते हैं। और जो जो बातें हमने पढ़ी, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर उन सभी के बारे में आपको फिर से बताया जा रहा है। और वो सारे एक्सपेरिमेंटल बातें जो रेंज है ना, जो भी हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर है। और देखिए ये सारे के सारे आपके सामने यहाँ डिस्कस की हुई हैं एनसीईआरटी में, बस उसको हमने नोट्स के रूप में पढ़ लिया है। और मेसोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक, तो ये सारे की सारी अब बातें हैं। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स के अंदर तो उसके अंदर क्या होता है, एजुकेट बट एक्साइटिंग इन मैनी वे। बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है एक्सपेरिमेंट। क्यों? कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अलग अलग रेंज में complexity of the physical phenomena, it is quite exciting, and their phenomena can be analyzed and understand in the terms of universal law and the principle। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐसा फिनोमिना तैयार करते हैं ताकि वो यूनिवर्सल लॉ हो जाए, ताकि उसे वो चैलेंज ना कर सके, ये आगे ना कह सके यार भाई क्या बताया तूने, ये बात तो वहां जा गलत निकल गई। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा फिजिक्स का हम रेंज तैयार करके रखते हैं जो यूनिवर्सल हो। भैया हम बट्टा 1 किलो का जो बट्टा लेते हैं ना, वो पूरे भारत नहीं पूरे संसार में, यानी संसार इन द सेंस हमारी पूरी पृथ्वी में, संसार का बाहर तो दूर की चीज़ है, पूरी पृथ्वी में एक ही है। यानी कि हम हर जगह एक ही जैसा मास लेके चलते हैं, और यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और यही साइंटिफिक एटीट्यूड है। और यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं फिजिक्स में, तो सम अदर पीपल्स गेट एक्साइटमेंट्स इन द कैरी आउट न्यू चैलेंजिंग, है ना। तो नए नए चैलेंज हमें फिजिक्स में मिलते रहते हैं, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो कोई भी हो। एक्सपेरिमेंट्स to unfold the mystery of the nature and the variety of falsify and द एक्साइटेशन थ्योरी, है ना। फाल्सीफाई का मतलब होता है किसी भी थ्योरी को गलत साबित करना भी अपने आप में एक एक्साइटमेंट का काम होता है। ठीक है भैया, कि उसके लिए हमें पूरी जी जान से उसके अंदर अलग अलग बारीकियां ध्यान से देखनी पड़ती हैं। अप्लाइड फिजिक्स get great satisfactions when they develop the technology for the welfare of the human beings just by using the basic law of the principles reason behind the phenomena's growth in the physics in the last few country, है ना। तो भैया अलग जो आजकल के जो लास्ट कुछ सेंचुरीज हैं, कंट्री नहीं है सेंचुरीज हैं, तो इस सेंचुरीज के अंदर फिजिक्स जो है वो क्यों इतना ज़्यादा डेवलप हुआ। भैया हर किसी के पास एडवांस मल्टीमीडिया फ़ोन आ गया, हर कोई कुछ ना कुछ नया करके दिखा रहा है। तो इसका कारण द प्रीशियस एंड द एक्योर मेजरमेंट आर द सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ द फिजिक्स, है ना। फिजिक्स के अंदर सबसे ज़रूरी बात क्या है कि उसमें हम एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं। अगर कोई चीज़ 10⁻12 है तो -12 ही निकालते हैं। इस वजह से फिजिक्स आज सबसे टॉप पर है और उसकी वजह से पूरा विश्व फायदा ले रहा है ना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लॉ ऑफ द नेचर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म, है ना। गणित की अवस्था में अगर फिजिक्स की सहायता से हम उस लॉ को ना बताएं तो कोई भी उस बात को नहीं समझ पाएगा और फिर लॉ नहीं बन पाएगा। अगला है द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। फिजिक्स से जितने भी बेसिक लॉ होते हैं वो सारे यूनिवर्सल हैं, है ना। एंड द सम law can be applied in wide different domains and the conditions because of the ability of the scientist to approach to separate the importance of essential features from the less important ones. It is easy to understand every a highly complex phenomena, यानी बहुत जटिल और बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को समझने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। और यही फिजिक्स की खूबसूरती है कि छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों तक हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगली बात आती है कि फिजिक्स इन रिलेशन टू द अदर साइंस। तो अलग अलग साइंस के अंदर फिजिक्स का क्या क्या संबंध है, तो भैया बहुत बड़ा बड़ा संबंध है। हमने देखा कि फिजिक्स जो है वो मैथ में भी काम आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम आती है। हम चलते हैं तो फिजिक्स लगती है, हम बैठते हैं तो फिजिक्स लगती है ना। यानी कि हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट में फिजिक्स है। बिना फिजिक्स की सहायता के हम कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सोसाइटी को वेलफेयर नहीं कर सकते। इसीलिए फिजिक्स की बारीक और गहन समझ हमें होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का काम करते हैं तो भी हमें फिजिक्स लगता है। एटम, एक्सरे, डिफ्रैक्शन,
ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ों को बताने के लिए फिजिक्स लगता है। मैथ का कोई काम हो तो भी उसमें फिजिक्स लगता है। उसके अंदर जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो हाइपोथेसिस, एक्सियोम्स और मॉडल्स ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें, ये सब फिजिक्स की वजह से ही हैं। तो ये फिजिक्स का था इंट्रोडक्शन चैप्टर। अब हम आगे चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे कल। थैंक यू।